Hello student, good morning to you all. This is Pawan Vasist. Today we will discuss the graphical representation of motion. मोशन के ग्राफिकल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर पार्ट है फिजिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद तो वो यही है. लेकिन बच्चों के लिए है, आप थोड़े बड़े बच्चे हैं, बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, बस ध्यान से समझिएगा. बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है. तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को अब जब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इसके लिए ऑफ मोशन तो इसको आप दो तरह के ग्राफ यहां से खींच सकते हो. एक होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको आप एसटी ग्राफ भी कह सकते हो. ठीक है. और एक दूसरा आपका होता है यहां से स्पीड टाइम ग्राफ. इसे आप वीटी ग्राफ भी कहते हो. तो एक बात ध्यान रखने की है यहां से कि वो स्पीड टाइम ग्राफ कहे तो भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहे तो भी एक ही बात है, अलग अलग नहीं है. अच्छा, अब आपको ये लगेगा कि सर ने सीधे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए ग्राफ को ले लिया है. तो मैं आपको बेटे यहीं पे क्लियर करूंगा कि ग्राफ खींचते भी कैसे हैं, क्योंकि ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन आपको मोशन का देना है. तो ग्राफ में आप जानते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स और ये वाली वाई, दो एक्सिस होती है, एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है. ऐसे इधर भी एक एक्स एक्सिस होगी, ये वाली एक्स, और जो वर्टिकल है क्या होगी वो वाई एक्सिस. ठीक है. अब ध्यान देना है एक बात का कि जो टाइम है ना, टाइम तो दोनों में है, हमेशा एक्स पे लेना है. टाइम हमेशा एक्स पे लेना है. वजह सिर्फ एक कि जितनी भी डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डिपेंडेंट, वो हमेशा y पे होती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो हमेशा x पे ली जाती है. एक कंडीशन और भी है, यहां मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं, एक छोटा सा चेंज कर दूं कि जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो फिजिकल क्वांटिटी, उनमें ग्राफ खींचना है तो इंडिपेंडेंट ही x पे लेनी है. ठीक है. लेकिन अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी क्वांटिटी को किसी भी एक्सिस पे आप ले सकते हो, एक्स पे ले लीजिए या वाई पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, डिपेंडेंट अगर है तो वो वाई पे ही रहेगी और इंडिपेंडेंट है तो वो एक्स पे ही रहेगी. ये ध्यान रखना बस, केवल और कुछ नहीं. राइट. तो यहां से ये हो जाएगा आपका एस इधर की ओर, यहाँ पे हो जाएगा वी इधर की ओर. ठीक है. अब ग्राफ आप खींच सकते हो, कई सारे ग्राफ बनते हैं. जैसे कि एक ग्राफ तो आपका बनता है ये एक आपने सीधी लाइन खींच दी है ओरिजिन से. सपोज इसको आप ना ए बी बोल दीजिए, ए बी. तो ए बी लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन. और वो भी कैसी है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक या रेजिंग, है ना, रेज कर रही है, ऊपर की ओर चल रही है. तो ऐसी लाइन हमेशा शो करती है यूनिफॉर्म मोशन को. तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए पहला ग्राफ आपका है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, बस एक ही बात करनी है कि ये जो लाइन थी आपकी, ये लाइन आपकी जिगजैग हो जाएगी लाइक दिस, इस तरह से. या एक और भी तरीका है, ये वाली लाइन आपकी कर्व हो जाएगी इस तरह से. वो एक्स और वाई वही रहेंगे एज इट इज पहले की ही तरह. यहाँ टी था तो टी ही रहेगा, और जहां एस था वो एस ही रहेगा. ठीक है. तो ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये वाला और ये जिगजैग और ये कर्व लाइन. ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी है. अगर आप इस तरह से लाइन खींचते हो ये, तो ये ए बी जो ग्राफ है ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है. लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस टी ग्राफ है और ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए वी टी ग्राफ है. ध्यान रखिएगा. दूसरे ग्राफ अगर आपको चाहिए तो वे बिल्कुल जैसे मैंने यहां बनाए एस टी ग्राफ, ऐसे ही आपके वीटी ग्राफ भी रहेंगे. ठीक है. यानी कि जिगजैग लाइन है और दूसरी वाली आपकी
कर्व लाइन इस तरह से रहेगी आपकी। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको शायद कि ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन है आपका। यूनिफॉर्म मोशन में एसटी वीटी ग्राफ, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ, ये वाला और ये वाला। तो क्लियर है, सिर्फ नाम का फर्क हो रहा है कि अगर हमने एस टी लिया है तो एस टी ग्राफ और वी टी लिया है तो वी टी ग्राफ, ग्राफ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको सब। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी हमें। ग्राफ खींचने आपको आते हैं मुझे लगता है इस चीज को, और अगर नहीं आते हैं तो चलो मैं उसको भी एक बार बता देता हूं आपको कि ग्राफ खींचते कैसे हैं। इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा। उस ग्राफ पेपर पे जो लाइनें हैं वहां पहले से ही बहुत सारी लाइनें होती हैं, जो कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे आप, उसे आप एक्स लिख दें और वर्टिकल लाइन पे वाई लिख दें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ओरिजिन, जहां दोनों लाइनें मिलती हैं आपस में वहां ओरिजिन ओ हो जाएगा। अब आप देखिए कि ग्राफ अगर आपको खींचना है, वो कहता है एस इक्वल टू है आपका 2 मीटर, उसके बाद है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और जो टाइमिंग है आपका वो जब ये 2 सेकंड और 2 मीटर था तो ये 2 सेकंड, ये वाला 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड पे है अगर। तो अब इसके लिए ग्राफ अगर आपको खींचना पड़ जाए तो कैसे खींचेंगे। 2 मीटर तो इस पे आप ले लीजिए, मार्किंग कर लीजिएगा इस तरह से। ये 2 मीटर आपकी, 4, 6, 8, 10, ठीक इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे भी नीचे की तरफ जो लाइनें होंगी उनमें भी आप मार्किंग कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए जरा, दूसरे का 2 मीटर, तो आप क्या करें, इस 2 मीटर वाली लाइन यहां से लेके यहां तक आगे 2 मीटर की होगी पूरी पूरी लाइन इस तरह से। तो आपको इस वाली लाइन को और फिर ये वाली 2 मीटर, क्योंकि आपको ये लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होगी y और ये वाली वैल्यू होगी आपकी x। तो इस तरह से जो x एक्सिस है इस पे अगर आप चल रहे हो इस तरह से, तो ये है आपकी 2 यहाँ और इसका 2 यहाँ, दोनों यहाँ मीट करते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। फिर ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे यूं, और इसको देखिए जरा ये लाइन कहाँ आगे मीट कर रही है, यहाँ। फिर इसको ठीक इस तरह से और इसको इस तरह से आप कर लेंगे, तो ये यहाँ पे मीट कर रही है। फाइनली 8 वाली है तो इसको इस तरह से आप बढ़ाते जाइए, और यहाँ 8 वाली वो ऊपर हॉरिजॉन्टली देखिए कहाँ मीट करती है, यहाँ मीट करती है। अब आपका 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैल्यू दे दी, 1, 2, 3, 4 आ गई है। अब क्या करें, इनको डॉट को आपस में मिला दीजिए। जब आप डॉट आपस में मिलाएंगे तो ये डॉट इस तरह से मिलती जाएंगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या खींच गया, आपका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ खींचना मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा, चाहे वो एस टी का हो या वीटी का हो। वैल्यूज गिवन होंगी वी की और टी की, वी की वैल्यू को इसी तरह से आप, और टी की वैल्यू को भी उस तरह से आप खींचते जाइएगा, और इस तरह से आपको मिल जाएगा ग्राफ। वो जिगजैग हो सकता है, जब इन लाइनों को खींचोगे तो पता लगेगा ग्राफ क्या बना। तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ, या आप कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करेंगे यहाँ एक और चीज के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन बेटे, जब बोर्ड के एग्जाम होते थे 9th के भी, यानी कि बोर्ड से एग्जाम पेपर बनकर के आता था, जो सीसीई पैटर्न था, तब भी जब हम लोग बनाते हैं तब भी एक क्वेश्चन हमेशा ही हम ग्राफ का रखते हैं। उस ग्राफ के क्वेश्चन में आपका महारत हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो ग्राफ का कुछ भी पूछ सकते हैं वहां। तो उसको समझने के लिए आज की ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया है ना, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटे, स्टार्ट में करता हूं। देखिए, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइमिंग पे आप वहां ग्राफ खींच लीजिए। ये ग्राफ हो गया आपका, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, ठीक है, ये टी और ये एस। अब ध्यान देंगे कि ये स्लोप बनता है यहां से, सपोज ए बी एक स्लोप है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है, स्लोप, ये स्लोप आपको किस चीज की वैल्यू बताता है? ये स्लोप बताता है बेटा हमेशा आपको स्पीड की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू बताएगा। यानी कि जो स्लोप है उसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो आप। अब स्लोप को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्लोप,
तो स्लोप को कैलकुलेट करिए आप, इसमें स्लोप इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइट अपॉन बेस, उल्टा कर दिया, हाइट अपॉन बेस, बस ये ध्यान रखना है। तो जो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे हाइट अपॉन बेस, ये वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद आएगी फाइनल, वो स्लोप की वैल्यू होगी। और स्लोप किसकी वैल्यू को बताता है? स्पीड की, यानी आप इस तरह से स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो। गॉट इट? तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां जो गिवन है, मान के चलिए ये ठीक है, ये वैल्यू गिवन है 10 सेकेंड, और ये वाली वैल्यू गिवन है आपकी सपोज दैट मान के चलिएगा आप, चलिए 10 ही मान लीजिए, ये भी 10 मीटर, ठीक है। अब यहां से वो कहता है स्पीड फाइंड करिए, तो आपको क्या करना है, बिकॉज स्लोप जो है ए बी इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, हाइट हो जाएगी क्या, यहां से आप इसे सी मान लीजिए, तो बी सी अपॉन बेस ए सी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है यहां नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है आप उसको देख करके बताएंगे कि ये और ये वाली जो आर्म है दोनों सेम होंगी, तो ये 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की हो जाएगी, तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा कितना, सपोज अगर ये डी आप ले ले तो डी ए, और डी ए के बाद ये नीचे ए सी है ही, तो डी ए की वैल्यू कितनी है बेटे 10 मीटर, और ए सी की जो वैल्यू है वो भी कितनी है 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर तो पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप है ये, तो स्लोप होता है आपका स्पीड, तो बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू स्पीड, और ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। आपको समझ आ गया होगा कि अगर ग्राफ में आपको वैल्यू बता के रखे और कहे कि यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड बताइए, तो आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्लोप ही फाइंड कर सकते हो, यानी कि स्पीड ही फाइंड कर सकते हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड फाइंड करने के लिए आपको बताएगा, केवल स्पीड, और ये कैसे फाइंड करोगे, स्लोप से फाइंड करोगे, यानी स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इधर डिस्टेंस टाइम, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है। यहां ना आपकी दो चीजें, आप क्या कई चीजें फाइंड करोगे, दो ही मान के चलिए, पहले दो ही करनी है आपको। एक तो आपको यहां से करना होगा एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी वो कह सकता है, एक ही बात है, यहां एक ही बात है, वैसे एक नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, बट यहां एक ही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, तो ये स्लोप निकाल लीजिए आप, बस केवल स्लोप के बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है। और स्लोप निकालने का तरीका वही पहले वाला, क्या, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट अपॉन बेस से आपको स्लोप निकल के आ जाएगा, जो स्लोप की वैल्यू होगी वही एक्सीलरेशन होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो या डिस्टेंस की बात करते हो कि आपका स्पीड टाइम ग्राफ है और वहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ कि आप फाइंड करिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, मैंने बताया अभी। कैलकुलेशन में सिर्फ वैसे नहीं, वैसे अलग अलग है दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर फाइंड कर रहे हैं तो आपको फाइंड करना है एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ लाइन। जो ग्राफ की लाइन है ना आपको मिली है, वो जो ग्राफ लाइन है, वो ग्राफ लाइन में आप एरिया कवर कर लीजिए, कितना एरिया उसने कवर किया है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, इस तरह से देखिए जरा, ये मैं मिटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो ये था आपका, पहले एक्सीलरेशन को लेते हैं, चलिए एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आपको देखना है सिर्फ स्लोप, ठीक है, और जो स्लोप की वैल्यू है वो है हाइट अपॉन बेस। तो ये आपका हो गया है ग्राफ ए बी, तो यहां से डाल लीजिए एक लंब सी यानी कि परपेंडिकुलर, और एक इधर परपेंडिकुलर पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका डी, ये आपका वी और ये आपका टी, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हाइट अपॉन बेस के हिसाब से हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बीसी, बीसी,
और बेस हो जाएगा आपका यहाँ से AC। तो जो एक्सीलरेशन है A, ये A होगा, ये आ जाएगा आपका BC अपॉन AC। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दोगे आप इसकी जगह पे। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की। दूसरे वाले केस में इसने कहा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या इसे डिस्टेंस भी आप कह सकते हो, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये होगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ लाइन। जो ग्राफ लाइन है आपकी, उसके एरिया कितना कवर कर रही है, यानी कि ग्राफ लाइन आपकी है AB, ये वाली, तो इसका एरिया जो होगा वो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बना दिया ये होगा। तो ये एरिया होगा, मीन्स टू से किसके बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यहां से, यानी कि ये S अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो S इक्वल टू यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है यहां से ACB, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ऐसे ACB, क्योंकि C जो है यहां आप देख रहे हो ये राइट एंगल है। तो इस तरह से आप एरिया निकाल लीजिए। दूसरा भी तरीका है, आपको नहीं याद आ रहा है एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल का, तो ये जो बनता है ये बनता है यहां से एक रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो L इंटू बी, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे करके लिख लीजिए, या इसको शेप बना के दे दीजिए। रेक्टेंगल क्या ACB और D, इस तरह। अब एरिया पूरे का निकाल रहे हो तो फिर हमें तो केवल इसका चाहिए, ग्राफ लाइन के नीचे जो है ट्राइंगल, तो आप इसको हाफ कर दीजिए, यानी कि हाफ इंटू एरिया रेक्टेंगल ACBD। तो ACBD का एरिया निकाल के उसको हाफ कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, वो होगा L इंटू बी। अगर ये आपकी लेंथ है ये L और ये है B, तो यानी कि 1/2 इंटू L इंटू बी, ये एरिया आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो इस तरह से आप ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं ना मोशन को, तो वहां अगर उसने VT ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछता है एक्सीलरेशन फाइंड करिए, स्लोप फाइंड कर दीजिएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। वो कहता है आपसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करिए, तो आपको क्या करना है, एरिया की जो ग्राफ लाइन होगी वो ग्राफ लाइन के नीचे जो भी एरिया है वो फाइंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा इतना पार्ट। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप और, इसमें कि कभी कभी ये ग्राफ ना थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं। ग्राफ इस तरह का ना हो करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है अभी तो फिलहाल, बट हो सकता है वो जीरो से ना स्टार्ट होके नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो ग्राफ। तो वो कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे, तो फ्यू स्पेशल केसेस को हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या केस है स्पेशल? एक तो है कि ग्राफ आपका नॉन जीरो ग्राफ है, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ है ए बी, ये आपका टी एक्स और वाई, ये आपका यहां से ये वी को बता रहा है ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ वो टी को बता रहा है। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ के लिए है, वो कहता है ये नॉन जीरो ग्राफ है, नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो, जीरो नहीं है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। तब उस वाले केस में आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करोगे पहले ही की तरह, यहां से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड कर लीजिएगा, स्लोप यानी कि स्लोप फाइंड करिएगा और कुछ नहीं, चल नहीं रहा है। एक्सीलरेशन, तो इसके लिए आपको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ये होगा h अपॉन बी। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ये है तो सिर्फ इसी को निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां नीचे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सपोज ये हो गया सी, और एक परपेंडिकुलर ए पॉइंट से डाल दीजिए यहां इस पे, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो अब आपको क्या पता लग गया, एक यहां से भी डाल सकते हो परपेंडिकुलर्स को, फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, सपोज ये हो जाता है ई। तो ध्यान दीजिए कि हाइट जो है ना, स्लोप की हाइट, जो स्लोप आपका ए बी है, तो ए बी की हाइट होगी बी डी, तो यहां से हो जाएगा ये बी डी, ये हाइट स्लोप की है, ठीक है, और अपॉन बेस, बेस है आपका ये ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी।
अब एडी की वैल्यू आप यहां से इसके बराबर होगी वो लिख सकते हो, और ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पूरे में से ये लेस कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होगी, यहां से यहां तक की ये वैल्यू होगी इतनी, यानी कि अगर ये O हो तो AO जो है वो U के बराबर होगा, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे नहीं। तो यहां आप AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो OC हो जाएगा, यानी कि BD अपॉन OC, ठीक है। और BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करें, BC में से, इस सारे में से, इस वाले सारे में से सिर्फ ये लेस कर दीजिए, यानी कि BC माइनस B और D डिवाइडेड बाई ये OC। इस तरह से आप स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस वाले केस में, ठीक है। जिस स्लोप की वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो आंसर XYZ जो भी आपका है इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो अगर मीटर में और ये सेकंड में दिया हुआ है तो, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा, क्या इसने, चलिए ठीक है, एक्सीलरेशन पूछा था, एक्सीलरेशन पूछा था, अभी एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा है, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट बताइए जी मुझे कितनी होगी। यहां से डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का तरीका क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। ये ग्राफ लाइन आपकी AB थी, तो AB के नीचे जो भी एरिया होगा वो ये है पूरा का पूरा, और इसको मैं डबल शेडेड कर देता हूं क्योंकि यहाँ दो फिगर बनती है इस तरह से। तो इसके दो तरीके हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो तो दो तरीके हैं, बात तो एरिया ही निकालना है, एरिया ऑफ ग्राफ लाइन, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन AB, ठीक है। AB के नीचे जो ग्राफ है, AB ग्राफ लाइन के नीचे जो एरिया ये वाला। अब इसको आप ध्यान दें तो ये देखिए जरा, ये क्या बन रहा है पूरा का पूरा, अगर देखिए ट्रेपीजियम, तो आप ट्रेपीजियम यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOCB निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आता आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला याद नहीं है, तो दूसरा तरीका है, क्या करिए आप, यहां ये ग्राफ जो देख रहे हो उसमें दो फिगर बन रही है, एक फिगर ये वाली बन रही है, दूसरी ये वाली बन रही है। तो फर्स्ट फिगर जो है आपकी ये वाली, ये रेक्टेंगल है, यानी कि आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या ADCO और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, यानी कि इसका एरिया फाइंड करिए, इसका एरिया फाइंड करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो पूरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो एक ये वाला केस बनता है जो आपको परेशान कर सकता है, तो ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और केस है आपके लिए यहां दूसरा, उस केस में ये तो हुआ नॉन जीरो वेलोसिटी के लिए, बट अगर आपके पास में कोई ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है कि वो पैरेलल हो जाए, ठीक है, पैरेलल ग्राफ हो जाए। अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही चल रहे हैं सारे के सारे, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ये हो जाए आपका यहां दूसरा केस है, जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है आपका, ये V और ये T, ठीक है। अब ग्राफ दे दिया ये AB ग्राफ, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसे वाले केस में आप वही दो चीजें यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कोई सा भी ग्राफ ले लीजिए आप, ST ग्राफ, सॉरी VT, कोई सा भी ग्राफ हो, उसमें दो ही चीजें फाइंड होती है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन है A और डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है। तो जो A फाइंड करना है, तो A तो यहां बताओगे आप 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि V और U दोनों सेम है ना, यानी कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो अब क्या कहेंगे कि द वेलोसिटी इज इन द यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मींस A 0 हो जाएगा, क्योंकि A क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज 0 है तो A की वैल्यू होगी 0 होगी। बट आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो वही एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ग्राफ लाइन AB, ठीक है। तो इससे आप एरिया निकाल लोगे, एरिया हो जाएगा ये आपका, यहां परपेंडिकुलर डाल के, यानी कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक ये वाला केस हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा सर केस एक और भी तो हो सकता है, कौन सा, कि आप तीसरा केस ये वाला ले लीजिए, ये इस तरह से करके, ये आपका यहां से O, ये T इधर की और X पे, और यहाँ Y पे आपने ले लिया V।
ये ले लीजिए। तो बेटे आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता मालूम है आपको? सीधा सा एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो स्पीड है वो एकदम से इतनी कैसे हो जाएगी? कुछ टाइम तो लेगी ना वो। तो कुछ टाइमिंग, यहाँ पे कोई टाइमिंग ही नहीं रही। अगर मैं यहां से लेके चलता हूं, यहां से कि टाइमिंग 1 पे इसकी स्पीड 0 से सीधे एकदम से यहाँ मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, छोटी स्पीड है तो ज्यादा रहते हैं 10 मीटर पर सेकंड की, तो 0 से सीधे 10 मीटर पर सेकंड उसी सेकंड में नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एग्जिस्ट करते हैं केसेस वो मैंने बता दिया आपको। ठीक इसी तरह से अब बचा आपका एक स्पेशल केस एसटी ग्राफ के लिए। तो ये वाला ग्राफ फिनिश हो गया। अब एसटी ग्राफ का सिर्फ एक ही केस होता है, वहां पर ज्यादा केस होंगे ही नहीं। स्पेशल केस ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ के लिए वो क्या केस है? एसटी ग्राफ के लिए केस है वो कि पैरेलल हो जाए टाइम एक्सिस के, ए बी लाइन जो है ग्राफ लाइन आपकी जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, ये तो इस वाले केस में, क्योंकि आपको याद होगा क्या कि आपने एसटी ग्राफ में केवल एक ही चीज फाइंड आउट की थी, कैलकुलेट की थी, वो क्या थी? स्पीड। तो स्पीड ही फाइंड कर सकते हैं। अब यहां स्पीड जो है ना v वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? कि अगर यहाँ वो 10 मीटर है तो ए पे भी 10 मीटर है, बी पे भी 10 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, तो इट इज द ग्राफ फॉर द रेस्ट। अगर बॉडी इज इन रेस्ट तो ग्राफ पैरेलल होगा टू द टाइम एक्सिस। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पोर्शन पूरा का पूरा। अब इसके बाद में आप चाहे जो भी न्यूमेरिकल उठा लीजिए वो सारे सारे आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। आगे बाद में बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल वशिष्ठ सर ODPS। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।